जेपी नड्डा जी से निवेदन करूंगा आप सबकी ओर से कि आज हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। श्री नड्डा जी, हम सबका मेरा आग्रह है आज खड़े होकर के तालियों के साथ हम उनको धन्यवाद देंगे, उनका स्वागत करेंगे। आज सभी डॉक्टर से मेरा निवेदन है, हमारी वर्षों, और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय बीएल संतोष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, राधा मोहन जी के, उन्होंने हमको ये अवसर उपलब्ध कराया कि नड्डा जी को यहां तक लाने का काम किया। धन्यवाद। आज के इस चिकित्सक सम्मेलन में मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री बीएल संतोष जी, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे राधा मोहन जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और हम सब के बहुत ही सम्माननीय डॉक्टर एमसी गुप्ता जी, हमारे कर्मवीर सिंह जी, सह संगठन मंत्री संजीव चौरसिया जी, अश्विनी त्यागी जी, डॉक्टर अनिल जैन जी, राजकुमार चाहर जी और हमारे ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष रजनीकांत महेश्वरी जी, सम्मानित मंच और यहां अपने इस सभागार में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे सभी चिकित्सक डॉक्टर बंधु, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और हमारे सभी सम्मानित आदरणीय सज्जन वृंद, मीडिया के मेरे साथी, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथीगण, मुझे वैसे तो आगरा राजनीतिक कारणों से कई बार आने का सौभाग्य मिला है। आगरा वैसे कई लोग कई कारणों से भी आते हैं, इसलिए मैंने कहा मैं राजनीतिक कारणों से कई बार आने का सौभाग्य मिला है। लेकिन मुझे याद है कि शायद 2017 में मैं यहां स्वास्थ्य मंत्री के रूप में गायनेकोलॉजी के कॉन्फ्रेंस में मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला था और डॉक्टर्स के साथ मुझे मिलने का भी मौका मिला था और बाद में यहां के प्रबुद्ध डॉक्टरों के साथ अलग से भी मिलने का सौभाग्य मिला था। आज मैं गुप्ता जी का धन्यवादी हूं कि उन्होंने मुझे फिर से ये मौका दिया और उन्होंने फिर से आप सब लोगों के साथ मुझे मिलने का सौभाग्य दिया और मुझे स्वास्थ्य मंत्रित्व काल को याद करने का भी मौका दिया। इसके लिए मैं आयोजकों का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। हमारे मंच संचालक जी कह रहे थे कि एक भी पत्थर फेंको तो वो डॉक्टर के घर जाता है। मैं उनसे कहूंगा कि थोड़ा शब्दावली हम बदलें, एक भी फूल फेंको तो वो डॉक्टर के घर जाता है। मैं डॉक्टरों के घर से आता हूं, मेरे यहां सभी डॉक्टर हैं, एक अकेला मैं ही हूं मिस्टर, बाकी सब डॉक्टर। तो मुझे मालूम है कि डॉक्टर की व्यथा क्या हो। आज मेरी नाइट है, आज मेरी डे और नाइट है, आज मेरे को फ्री करने वाले को क्या बोलते हैं, जो रिलीवर, मेरा रिलीवर नहीं आया है तो मुझे नाइट के बाद फिर नाइट में जाना है। और किसी फंक्शन में चले जाओ तो आधे डॉक्टर फंक्शन से बाहर निकल करके बोलते रहते हैं, फ्लूइड दे दो उसको, थोड़ा ये भी दे दो, मैं आता हूं जरा डिनर के बाद। ये मैं इसलिए सुना रहा हूं कि
डॉक्टर कभी भी कॉकपिट से बाहर नहीं निकल पाता। ही इज ऑलवेज इन द कॉकपिट। घर में भी है तो क्या है, ब्लड प्रेशर कितना है, रात को बिगड़ गई तबीयत, अभी चलो। और मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि घर के डॉक्टरों को हॉस्पिटल तक ले जाना और ले आने का काम बचपन में मेरा ही था, इसलिए मैं ज्यादा जानता हूं। मित्रों, आप सब लोग बधाई के भी पात्र हैं, शाबाशी के भी पात्र हैं। आप लोगों ने मानवता की जो सेवा की है उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, उसकी कोई शाबाशी नहीं दे सकता। मन का संतोष ही सबसे बड़ी शाबाशी होगी, क्योंकि जिस तरीके से आप काम में जुटते हैं इसका एहसास बहुत कम लोग कर सकते हैं। आपको खुद ही एहसास करके मन को खुशी लेनी पड़ेगी, यह मैं जरूर कहना चाहता हूं। बाहर वाला क्या जाने पीपी किट होता क्या है, बाहर वाला क्या जाने कि मुस्कुराने वाले डॉक्टर अंदर से तरोतर है, पसीने से तर हो गया, 5 घंटे से खड़ा है, जीवन और मौत से जूझने वाले के जीवन दान देने का काम कर रहा है। ये डॉक्टर है, इसको हमको समझना चाहिए। मैं स्वास्थ्य मंत्री साहब प्लेग आया, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, हर दिन मुझे जाना पड़ता था प्लेग वाले एरिया में, हर दिन मैं एंटीबायोटिक खा के जाता था। डर लगता था घर आने पर इनको पकड़ूं कि ना पकड़ूं, क्योंकि मालूम नहीं कि प्लेग तो घंटों में ले लेता है। मैंने ये घटना देखी है, मैं एहसास कर सकता हूं कि 1.5 साल से डॉक्टरों के परिवार की मानसिक स्थिति क्या होगी, इसको समझना चाहिए, जो हर दिन जाते हैं और जाकर के फिर लौट करके कोरोना वार्ड से लौट करके आते हैं। इसलिए आपको जितनी बधाई दी जाए, जितनी शाबाशी दी जाए वो कम है। मानवता की सेवा करना, और ये देश हम कोई 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, 4 मिलियन, 6 मिलियन वाले नहीं हैं। हम 1.3 बिलियन वाले देश हैं और प्रजातंत्र देश हैं और फेडरल स्ट्रक्चर है। कोई अपनी वाणी बोलता है, कोई अपनी वाणी बोलता है, उसके बीच में हम मानवता की सेवा में जुटे हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। ऐसे में आप सब लोग काम में जुटे हैं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वी हैव लॉस्ट मेनी डॉक्टर्स ड्यूरिंग दिस कोरोना क्राइसिस। We have lost many people who fought their lives, who have dedicated their lives for the humanity. और मेंटल क्राइसिस कितनी रहती है, साधारण आदमी डरता है, जो डॉक्टर बेचारा कोरोना वार्ड में रहता है उसकी क्या स्थिति होती है। इसलिए मैं पुनः आप सबके प्रति समर्पित भाव से आपको धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश देता हूं कि सारा देश आपके साथ खड़ा है। इस बात को याद रखना चाहिए। मित्रों, हम लोगों ने भी तय किया है कि हम भी 2 लाख गांव में हेल्थ वॉलंटियर्स खड़ा करेंगे, बीजेपी का। आपको जानकर के खुशी होगी कि हमने लगभग 1,80,000 हेल्थ वॉलंटियर डिजिटली रजिस्टर करा लिया है और उस 1 लाख में 20,000 डॉक्टर्स हैं और हमारी ट्रेनिंग चल रही है। मैं हर बूथ पर 2 किट देने वाला हूं, हेल्थ किट। उसमें ऑक्सीमीटर होगा, उसमें थर्मल स्कैनर होगा, उसमें इम्यूनिटी बूस्टर होगा और उसमें हर तरीके से उसको जांचने के लिए और क्या जरूरत हो सकती है, ये एंटीजन टेस्ट, उसकी व्यवस्था होगी, उसकी ट्रेनिंग होगी। और इस अगस्त महीने तक मैं 4 लाख वॉलंटियर्स को भारतीय जनता पार्टी 2 लाख गांव के लिए तैयार करेगी, ताकि कभी अगर कोई थर्ड वेव आए तो बीजेपी को संतोष होना चाहिए कि हमारे 4 लाख वॉलंटियर्स समय पर हेल्थ वर्कर के, फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में खड़े होकर अपने बूथ को, अपने गांव को बूस्टर दे रहे हैं,
थर्मल स्कैनर लगा रहे हैं, ऑक्सीमीटर लगा रहे हैं, उनको हेल्थ के स्थान तक पहुंचा रहे हैं। इस बात की कोशिश करने का काम हम लोगों ने करने का तय किया है। ये मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। मित्रों, हम सब लोग राजनीति में हैं। मैं चाहूंगा कि पत्रकार भाइयों का मेरे को साथ मिले। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि राजनीति में काम करते करते समाज में इतनी उदासीनता आती जाती है कि लोग सोचते हैं कोई आए हमें क्या फर्क पड़ता है। मित्रों, अच्छे लोगों के आने का और बुरे लोगों के जाने का बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मैं आज सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करूंगा। यही स्वास्थ्य व्यवस्था यहां थी, यही स्वास्थ्य का काम था। आपको जान करके याद होगा 2017 में लगभग 50 लाख लोगों के बीच में हम लोगों ने हेल्थ पॉलिसी को डिस्कस किया था। लगभग 50,000 से सजेशंस आए थे। उन सारे सजेशंस को समावेश करने के बाद 15 साल के गैप के बाद एक हेल्थ पॉलिसी बनाई गई थी, जिसको हम कहते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017। और इस हेल्थ पॉलिसी में क्या किया गया था? पहली बार यह तय किया गया, इससे पहले हेल्थ पॉलिसी क्या थी? बीमार को ठीक करो। हम लोगों ने पॉलिसी बदल दी, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी बना दी। क्या थी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी? कि पहली कोशिश तो यह करो कि स्वस्थ आदमी बीमार ही ना पड़े, और बीमारी को ठीक करने के पहले बीमार के मन को ठीक करो और उसको तैयार करो। इस बात को हम लोगों ने कहा, और इसीलिए प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और क्यूरेटिव हेल्थ केयर का काम शुरू हुआ। जब हम प्रिवेंटिव बोलते हैं तो प्रिवेंटिव में हम लोगों ने तय किया कि इस देश में 1.5 लाख सब सेंटर हैं, हेल्थ के सब सेंटर 1.5 लाख। उस 1.5 लाख हेल्थ सेंटर को 7 साल के अंदर, 8 साल के अंदर हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बदल डालेंगे। और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का मतलब क्या होगा? कि हर आदमी का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में हेल्थ प्रोफाइल बनेगा। 45 साल की उम्र से बड़ा व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, डायबिटीज देखी जाएगी, डेंटल केयर देखा जाएगा, मेंटल केयर देखा जाएगा, उसके एलएफटी देखी जाएगी, केएफटी देखी जाएगी, किडनी फंक्शन टेस्ट देखा जाएगा, लिवर फंक्शन टेस्ट देखा जाएगा। और जिस किसी में भी 45 साल के बाद दिक्कत दिखेगी, उसको हम रेफरल भेजेंगे रेफरल हॉस्पिटल में, ताकि स्टिच इन टाइम सेव नाइन, समय पर उसका इलाज हो सके। इस बात को करने का हम लोगों ने तय किया। आज मुझे संतोष होता है और खुशी होती है कि आज 80,000 गांवों में सब सेंटर पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का काम शुरू हो गया है। और 2022-23 तक हम 1.5 लाख सब सेंटर तक पहुंच जाएंगे। इस बात के लिए 2022 तक हम हेल्थ सेंटर तक पहुंच जाएंगे। इस बात को हम लोगों ने कोशिश की है। यहां मैं आयुष के डॉक्टर्स भी देख रहा हूं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी देख रहा हूं, होम्योपैथी डॉक्टर्स भी देख रहा हूं। मित्रों, ये जो झगड़ा खड़ा किया, इस हेल्थ पॉलिसी ने ये झगड़ा समाप्त किया है। और झगड़ा क्या है? ऑल पैथीज आर फॉर द ह्यूमैनिटी। सबका अपना रोल है, और इसलिए हम लोगों ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक आयुष ब्लॉक खड़ा किया है। और आयुष ब्लॉक के साथ सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में खड़ा किया गया है। उसका कारण है कि हम जहां हमारी जरूरत है वहां कोई और नहीं होगा, लेकिन जहां किसी और की जरूरत है वहां हम भी नहीं चल पाएंगे। हम लोगों को अलग अलग नहीं चलना है, साइलोज में नहीं चलना है, हमको एक साथ मिलकर चलना है। इस बात को हमको समझना चाहिए।
अभी देखिए रिसर्च चल रही है, ये जो हार्ट इंटरवेंशन हम करते हैं, ये बैलून लगाते हैं या स्टेंट्स लगाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एंजियोप्लास्टी। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू एंजियोप्लास्टी, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू बाईपास सर्जरी, बट एट द सेम टाइम yogic exercise is there to keep your heart healthy. Now both can be complementary to each other. Both are not separate things. आप भी कहते हैं कि भाई एक एक्टिव हार्ट अटैक से बचाने में सहयोगी होता है। एक बीमार हार्ट भी अगर एक्सरसाइज करता हुआ हार्ट है तो इट कैन सस्टेन एन हार्ट अटैक, इट कैन सस्टेन अ मायोकार्डियल इंफेक्शन। और प्राणायाम क्या कहता है? प्राणायाम इज अ डेली एक्सरसाइज। एंड नाउ द सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड स्टडीज ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज is saying this, that people who are doing pranayam, they can avoid myocardial infarction. ये बात कही जा रही है। both are complementary to each other. अब कैंसर में कीमोथेरेपी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन कीमोथेरेपी से इम्यूनिटी जाती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और आयुर्वेद के पास इम्यूनिटी बूस्टर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो हर एक को एक दूसरे के साथ मिल करके, और ये डॉक्यूमेंट के साथ होना है। ऐसा नहीं कि जगत प्रकाश ने कह दिया इसलिए प्रकाश आ गया, नहीं, ये डॉक्यूमेंट के साथ होना चाहिए, विद डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हमको इसका रिसर्च करना चाहिए, लेकिन क्रॉस रेफरल और सेम छत के नीचे दोनों को एग्जिस्ट कराने की सुविधा ये 2017 की हेल्थ पॉलिसी हमको देती है। इस बात को हमको समझना चाहिए, ये मौका देती है, इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरीके से हम लोगों ने पैलिएटिव हेल्थ केयर, जीरियाट्रिक हेल्थ केयर, इन सारी चीजों पर अपना जोर दिया है और उसको संभाल करके रखा है। अब मैं जो कहता था कि मुझे पत्रकार भाइयों का सहायता चाहिए, क्या फर्क पड़ता है? कई लोग बोल देते हैं क्या फर्क पड़ता? फर्क ये पड़ता है कि 1960 में जवाहरलाल नेहरू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोल के चले गए, उसके बाद एक भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नहीं खुला। ये 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी आए तो फिर से 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुला। ये फर्क पड़ता है। एक रायपुर में खुला, एक ऋषिकेश में खुला, एक भुवनेश्वर में खुला, एक पटना में खुला, सारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले गए। और क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि फिर जब यूपीए की सरकार आई तो फिर से बैन लग गया, वहीं पर चिप्पी लग गई। और फिर फर्क ये पड़ता है कि 2014 में जब मोदी जी आए तो फिर से 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फिर से खुलने लगे। इस बात को समझना चाहिए, ये फर्क पड़ता है। गोरखपुर का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुला, हम बनारस के मेडिकल कॉलेज को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बराबरी पर ला रहे हैं। फर्क ये पड़ता है कि 2014 में 385 मेडिकल कॉलेज थे और 2020 में 532 मेडिकल कॉलेज खुल गए। ये फर्क पड़ता है। 150 मेडिकल कॉलेज खुले 2014 में। मेडिकल सीट्स, एमबीबीएस सीट्स, अब देखिए मैं इसमें भी आपको बताना चाहता हूं। लोग बोलते रहे ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन। कोई ब्रेन ड्रेन वाली बात नहीं है। अरे हमारा ही डॉक्टर है ना अमेरिका में, न्यूयॉर्क में बैठा हुआ, हमारा ही डॉक्टर लंदन में है ना, हम उनकी भी सेवा करेंगे और देश की भी सेवा करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हम कभी रोने वाले नहीं है। इस बात को हमको समझना चाहिए। हमने 150 मेडिकल कॉलेज मोदी जी ने खोल दिए, 150 मेडिकल कॉलेजेस। हमारी मेडिकल सीट्स 2014 में 52,000, आज हमारी 88,000, 36,250 नई सीटें मेडिकल कॉलेज की खड़ी हुई हैं। ये फर्क पड़ता है। सही आदमी आने का क्या फर्क पड़ता है, वो ये फर्क पड़ता है। उसी तरीके से हमारे ये जो पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स हैं, उसमें
लगभग 30,000 सीटें पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स में इंक्रीज हुआ है। यह भी हमको समझना चाहिए, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से इसको भी आगे बढ़ाया गया है। आप सब लोग हेल्थ से बड़े जुड़े हुए हैं। हमारे यहां एक शब्द है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ये एक फैशन शब्द बन गया है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म में जाओ, किसी कंट्री में जाओ, किसी देश में जाओ, ओह व्हाट आर यू डूइंग अबाउट द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूएचसी। अमेरिका का, इंग्लैंड का, यूरोप का, सबका एजेंडा यूएचसी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018-19 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, 10 करोड़ 74 लाख परिवार यानी 50 करोड़ लोग। और ये 50 करोड़ लोग कौन है? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, बाल काटने वाला, रैग पिकर, मेड सर्वेंट, ऐसे लिफ्ट मैन, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, ऐसे गरीब लोगों को, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर सालाना देने का काम आयुष्मान भारत के तहत किया। और आपको जानकर के खुशी होगी कि देश में 1 करोड़ 83 लाख गरीब लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है। 23,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो चुके हैं। और इस तरीके से आयुष्मान भारत के तहत गरीब लोगों का इलाज 5 लाख रुपए के हेल्थ कवर से हुआ है। और उसी तरीके से अगर हम देखें एम्स के दृष्टि से, तो आज रायबरेली में 823 करोड़ रुपए खर्च होकर के 610 बेडेड का हॉस्पिटल तैयार हो रहा है। गोरखपुर में 750 बेडेड हॉस्पिटल, 1011 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में क्या फर्क पड़ता है जब बोलता हूं मैं, तो उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आने के बाद और योगी जी के आने के बाद 30 मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं, 30 मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं। और 1550 एमबीबीएस सीट्स बढ़ाई गई हैं। यहां मैं ही आया था सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शिलान्यास करने के लिए। मुझे खुशी है कि मैं आगरा को सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक देने में सफल रहा। उसी तरीके से बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विंग ये भी खोला जा रहा है। और यहां पर 116 वेंटिलेटर्स, इसकी भी व्यवस्था की गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी लाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से विकास की एक नई कहानी, एक नई गाथा लिखी गई है। ये मैं आपसे चर्चा करना चाहता था। जहां तक कोरोना के मैनेजमेंट का सवाल है, मैं हमेशा एक बात आपसे कहना चाहूंगा। आपने देखा होगा 2020 के मार्च अप्रैल में बड़ी बुरी खबर अमेरिका से आ रही थी। पीपल आर डाइंग, ग्रेवयार्ड्स आर फुल, मैनेजमेंट इज हेल्पलेस। जर्मनी से खबर आ रही थी, इटली से खबर आ रही थी। इनकी पॉपुलेशन कितनी है? किसी की 6 मिलियन, किसी की 20 मिलियन, किसी की 30 मिलियन, और ये 32 करोड़ के आसपास अमेरिका की। लेकिन 130 करोड़ का देश, हमारी लैब टेस्टिंग कैपेसिटी एक लैब होती थी जिसके बारे में जिक्र योगी जी ने किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। आज हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 2.5 लाख पर डे हो गई है। इसको हमको समझना चाहिए। ये हमारी व्यवस्था की गई है। लॉकडाउन लगा करके पीपीई किट इंपोर्ट करते थे, आज भारत पीपीई किट एक्सपोर्ट कर रहा है। अपने लिए तो सेल्फ सफिशिएंट है ही, अब दुनिया को दे रहा है। उसी तरीके से हमारे आइसोलेशन बेड्स, हमारे पास उस समय सीमित आइसोलेशन बेड्स थे, आज 14 लाख आइसोलेशन बेड्स हैं। हमारे पास आईसीयू बेड्स लगभग 85,000 के आसपास आईसीयू बेड्स हैं। इस तरीके से कोविड का मैनेजमेंट किया गया है। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग का रिकॉर्ड बनाया है। 5 करोड़ 70 लाख सैंपल्स आपने टेस्ट किए। उत्तर प्रदेश ने अपने आप में रिकॉर्ड बनाया है। आपके पास लगभग 1260 टेस्टिंग फैसिलिटीज है। आपके पास लगभग 5,900 अप्रोक्सीमेटली 6,000 आपके पास आईसीयू बेड्स है।
और आपकी रिकवरी रेट 97% है। इस बात को समझना चाहिए। मैं इसके लिए योगी जी को और आप डॉक्टर्स को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस काम को किया। मित्रों, आप सब लोग डॉक्टर्स हैं, किसको मालूम था कि डेल्टा वेरिएंट आएगा? किसको मालूम होगा कि इसकी मारक क्षमता लंग्स तक पहुंचने में 1.5 से 2 दिन लगेगी? किसको मालूम था कि ऑक्सीजन की जरूरत इतने फास्ट पड़ जाएगी? बहुत हमारे अब नजदीक लोगों के को दुख हुआ, दिक्कत आई, हम उनके साथ हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 सप्ताह के अंदर इस देश में ऑक्सीजन से सेल्फ सफिशिएंट बना दिया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। 900 हमारी पिछले साल ऑक्सीजन मेट्रिक टन की कैपेसिटी थी। इसको मार्च महीने में 3000 मेट्रिक टन किया गया और अप्रैल महीने में हमारी 9446 मेट्रिक टन करने की कैपेसिटी मोदी जी ने 1 सप्ताह के अंदर की। यह बात भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए। और जल से, थल से और वायु से, तीनों से गंतव्य स्थानों पर ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश की गई। लगभग 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर वायु सेना ने 1400 उड़ानें भरी, 1400 उड़ान टैंकर्स को पहुंचाने के लिए। ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के साथ साथ ट्रेन चलाई गई और ताकि गंतव्य स्थान पर ऑक्सीजन पहुंच सके। और आज मुझे खुशी है कि हमारे जो टैंकर्स थे, जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, वो 4 लाख से बढ़कर के वह 11 लाख यूनिट्स तक पहुंचा। उसी तरीके से टैंकर्स की व्यवस्था की गई। मित्रों, अभी योगी जी चर्चा कर रहे थे वैक्सीनेशन की। मैं तो लंबे समय से स्वास्थ्य मंत्री हूं। ट्यूबरकुलोसिस जब सारी दुनिया में समाप्त हो जाता था ना, तो भारत को कोई न कोई यूएनएड और यूएसएड के तहत टीका लगाने के लिए और दवाई लगाने के लिए और टीबी की दवा पहुंचती थी। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, पल्स पोलियो, ये भारत में कब खत्म होने का संकल्प लिया गया? जब दुनिया से समाप्त हो गया, तब इसके बारे में व्यवस्था की गई। लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि 21वीं शताब्दी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिसने कहा कोरोना के साथ लड़ेंगे और अपना वैक्सीनेशन बनाएंगे और लोगों को इससे निजात दिलाएंगे। इस बात का संकल्प। डेट नोट कर लीजिए, 14 अप्रैल 2020 को पहली टास्क फोर्स बनाई थी मोदी जी ने वैक्सीनेशन के लिए। 14 अप्रैल 2020। कोई सोच भी नहीं सकता था। उस समय उन्होंने कहा वैक्सीनेशन बनाने के लिए तैयारी करो। उद्यमियों को बोला, भारत सरकार से आर्थिक सहायता दी गई, ऑफिसरों को लगाया गया, साइंटिस्ट को लगाया गया, खुद जाकर के वहां फैक्ट्री में परीक्षण निरीक्षण सब देखा, सारे परमिशंस दिए गए और 9 महीने के अंदर भारत के उद्यमी और साइंटिस्ट ने मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत को दी। इस बात को हमको समझना चाहिए। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारा विपक्ष कितना छोटा साबित हुआ, कितना हल्का साबित हुआ, कितनी छोटी सोच वाला पैदा हुआ। सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में लोगों को भटकाना, लटकाना, अटकाना, कांग्रेस की आदत, फितरत। क्या कहा? गिनी पिग्स। वी आर नॉट गिनी पिग्स, वी आर नॉट रैट्स। हैव यू डन द 3rd ट्रायल? मैं तो लगवाऊंगा नहीं। और किसी ने तो कह दिया ये बीजेपी की वैक्सीन है। अब लग गई। ऐसी छोटी सोच वाले बड़े प्रदेशों को कहां चला पाएंगे? क्या सोच है इनकी? बीजेपी वैक्सीन। मित्रों, कितना नुकसान इन्होंने किया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्रियों ने कह दिया हम अपने प्रदेश में नहीं लगाएंगे, और आजकल बोल रहे हैं वैक्सीन दे दो, वैक्सीन दे दो, वैक्सीन दे दो।
पहले बोलने लगे मैं लाऊंगा मैं लाऊंगा, फिर कहने लगे तुम दो, फिर बोलने लगे मुफ्त दो। अरे आपको क्या मालूम, इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, सबको लगाएगा, मुफ्त लगाएगा। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको जानना चाहिए। और 21 जून को तय हो गया, अब वैक्सीन लग रही है। पहले 2 कंपनियों को ऑर्डर था, फिर 16 कंपनियों को ऑर्डर दिया गया है। दिसंबर तक 19 कंपनियों को ऑर्डर दे दिया जाएगा। अगले अगस्त महीने में संतोष जी मेरे आंकड़ों को ठीक करेंगे, लेकिन लगभग 20 करोड़ पर मंथ हम डोजेज बनाने लग जाएंगे और दिसंबर महीने तक 135 करोड़ डोजेज बना लेंगे। और आपको जानकर के अभी खुशी होगी कि कल ही परसों 50 करोड़ डोज लग चुका है। इस बात का हमको खुशी होनी चाहिए संतोष। ये वैक्सीनेशन देश का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट है। वैसे जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था ना, तो मैं सबको बोलता हूं, वट एवर इंडिया अंडरटेक्स दैट इज द लार्जेस्ट, इट इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट। आयुष्मान भारत, मालूम है आयुष्मान भारत का मतलब क्या है? सारा अमेरिका की जनसंख्या ले लो, सारी कनाडा की जनसंख्या ले लो और सारी मेक्सिको की जनसंख्या ले लो और इस सबको जोड़ लो तो भारत का आयुष्मान भारत बनता है। यानी भारत में इतने लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलता है। यह है भारत की ताकत। और हमारे ऑपोजिशन भाई, अमेरिका आगे, फलाना आगे, अर्जेंटीना आगे, फलाना आगे। अब कोई नहीं बोलता कि आगे है। अब क्यों नहीं बोलते? अरे भाई, जिसने माउंट एवरेस्ट चढ़ना हो और जिसने शिवालिक की पहाड़ी चढ़नी हो, दोनों में अंतर है कि नहीं है? इटली की जनसंख्या कितनी है? कुछ मिलियन। कितनी देर लगेगी? लग जाएगा। भारत 130 करोड़, 1.3 बिलियन। माउंट एवरेस्ट चढ़ते चढ़ते और सबको डोज लगाते लगाते, वो भी 2-2 डोज लगाते लगाते टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? फिर भी क्या कहा है, दिसंबर तक सबको लगा दिया जाएगा। इस बात को तय किया गया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, अच्छे लोगों को लाने का क्या फर्क पड़ता है, ये हमको समझना चाहिए। हम टीबी की दवा मांगते थे, आज हम कोरोना की मेडिसिन और वैक्सीन दे रहे हैं। ये भारत देने वाला बन गया। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और हेल्थ की दृष्टि से देखा जाए, आप सब लोग जानते हैं, मैं स्वास्थ्य मंत्री था हिमाचल प्रदेश में। हर बैठक में बड़े जोश में जाया करता था। मैंने देखो फैमिली प्लानिंग पूरी ठीक से करा दी है, जच्चा बच्चे का प्रोग्राम ठीक से करा दिया है, ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल में ला दिया है, लेप्रेसी नाम की चीज नहीं रही है, फलाना ये हो गया है। जब मैं यहां पहुंचता था नेशनल मीटिंग में, तो कहते थे कि अभी देश में इतनी बाकी है, अभी इतनी माताएं मर रही हैं, इतने बच्चे मर रहे हैं, इतना मर रहे हैं। ये मैं 98 की बात सुना रहा हूं। तो मैं कहा करता था कि भैया ये कैसे हो रहा है? तो कहते थे कि बीमारू राज्य है, वो बीमारू राज्य, उनके कारण ये हो रहा। और उस बीमारू में यू जो था, आर के बाद यू आता था, राजस्थान के बाद जो यू आता था वो उत्तर प्रदेश के लिए आता था। आज मुझे खुशी हो रही है कि योगी जी के नेतृत्व में अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है, छलांग लगाने वाला, आगे बढ़ने वाला राज्य बन गया। इस बात को समझना चाहिए। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में अपने अच्छे रिजल्ट्स के साथ खड़ा है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो में अच्छे रिजल्ट्स के साथ खड़ा है, टीएफआर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ खड़ा है, वैक्सीनेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ खड़ा है। एंसेफ्लाइटिस यहां पर 85% रिडक्शन हुआ है और डेथ्स में 95% रिडक्शन हुआ है। इस बात को समझना चाहिए। जापानीज एंसेफ्लाइटिस, हम और योगी जी उस समय सांसद थे और मैं स्वास्थ्य मंत्री था। हम कितना लड़ते थे जापानीज इंसेफ्लाइटिस के लिए। आज 85% के अकरेंस में कमी हुई है और डेथ्स में 95% कमी हुई है। यह है उत्तर प्रदेश। अब ये बीमारू नहीं है, ये स्वस्थ उत्तर प्रदेश है। इसको समझना चाहिए। हाँ, ये दीगर बात है कि कई नेताओं का स्वास्थ्य बिगड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य आगे बढ़ा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, हम सब लोग एक अच्छे विचार को लेकर के प्रदेश की सेवा में जुटे हैं। आज हम मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं, सीट्स बढ़ा रहे हैं,
लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, कैंसर सेंटर खोल रहे हैं, टर्शरी केयर सेंटर खोल रहे हैं, हर तरीके से वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी ये कोरोना आया, अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब 100 साल पहले महामारी आई थी तो भारत में बीमारी से ज्यादा लोग भुखमरी से मर गए थे। मोर कैजुअलिटीज वेर बिकॉज ऑफ स्टारवेशन देन बिकॉज ऑफ द डिजीज। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ जनता को एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मार्च महीने से लेकर के दीपावली तक उनके घर में दीप जल सके, इसकी व्यवस्था की गई। इसको हमको समझना चाहिए। और इसका फर्क क्या पड़ा? इसका फर्क यह पड़ा कि वह लोग अच्छे तरीके से जहां आगे बढ़ रहे हैं, वहीं WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि हियर इज इंडिया which has not only addressed the health issues, it has addressed, Prime Minister Modi has addressed the economic issues also. Secretary General United Nations ने क्या कहा कि Prime Minister Modi has addressed not only health issues but economic issues, other countries should follow it. इस बात को उन्होंने कहा। आज इंडिया लीडर बनकर के खड़ा है। आयुष्मान भारत जब हम लोग बना करके गए थे, जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का सबसे बड़ा देश का प्रोग्राम है, अब मैं आपसे ऐसे ही शेयर कर रहा हूं। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया गया तो वहां पर लोगों ने कहा वी आर हियर फॉर डिजिटल एंड वी आर वर्किंग फॉर डिजिटल, व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग इन इंडिया? आई सेड नथिंग मच, only 500 million people are there who are the card holders, and because of the thumb they can get a green card, and from the green card they can get their services of health services in any part of the country, and the payment will be done digitally. This is digital India. इसको समझना चाहिए। यानी 50 करोड़ लोग अपने अंगूठा लगा करके किसी भी हॉस्पिटल में गोल्डन कार्ड पर हकदार बन जाएं, और वो अंगूठा लगाते वो बता दे कि ये रमेश कुमार है, इसकी पत्नी का नाम रत्ना देवी है, इसके 2 बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल है और 25 साल है, जिसका नाम सुरेश कुमार और दिनेश कुमार है, और ये लोग 5 लाख के हकदार हैं। इनकी माताजी का छोटा सा ऑपरेशन हुआ था, 2021 में 20,000 रुपए खर्च हुए थे, 4,80,000 इनके खाते में पड़े हुए हैं। किसी भी अस्पताल में एडमिशन करा लीजिए, 4 लाख से नीचे का बिल पेमेंट डिजिटली हो जाएगा। ये व्यवस्था की गई है। अब आप बताइए, ये क्या दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रोग्राम नहीं है? जब मैंने ये बात उनको बताई ऑस्ट्रेलिया में, तो कहने लगे दिस इज योर डिजिटल प्रोग्राम, वी कुड नेवर इमेजिन। हमने कहा आप कुछ भी इमेजिन नहीं करेंगे। भारत के लोग बड़े काम करने वाले लोग हैं, पहचानने की ताकत आपको चाहिए। हम जो काम करते हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम बन जाता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, साधारण आदमी नहीं समझता है, लेकिन मैं समझता हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं पत्रकारों को समझाऊं। इतने साल हो गए, अगर पल्स पोलियो में पोलियो का एक डेड वायरस भी किसी सीवेज में मिल जाता है, तो भी स्वास्थ्य मंत्रालय को 3 दिन के अंदर खबर कर दी जाती है कि पोलियो का डेड वायरस मिला है। यह स्वास्थ्य विभाग की ताकत को दर्शाता है। समझने वाले समझ सकते हैं, जिसको समझना हो वो इसको समझ सकता है। ये 130 करोड़ का देश, हम कहते हैं पल्स पोलियो फ्री हो गए, इसका मतलब हमारी बहनों ने, आशा वर्कर्स ने, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने गढ़चिरौली के ट्राइबल इलाके के जंगलों में भी जाकर के वैक्सीनेशन किया है, लेह लद्दाख में भी जाकर के वैक्सीनेशन किया है, पल्स पोलियो के बूंद पिलाई है, और इसी तरीके से उन्होंने हमारे बस्तर के जंगलों में भी जाकर के काम किया है। ये हमारे भारत के हेल्थ सिस्टम का रोबस्ट उदाहरण है, जिसके लिए हमको बार बार उनको शाबाशी देनी चाहिए और समझना चाहिए। अभी हम ये वैक्सीनेशन कर रहे हैं, हमको किसी को मालूम है व्हाट इज दिस कोल्ड चेन? ये वैक्सीन को अच्छी अवस्था में पहुंचाना ये छोटी घटना है। ये 12-12 इंजेक्शन 3-3 साल के बच्चे को लगवाना, और वो उसमें से एक भी इंजेक्शन खराब ना होना, और खराब होना तो उसका रंग बदल जाना,
ये छोटी घटना है। और हम डिप्थेरिया के इंजेक्शन हम कितने लगाते हैं? अभी ये जो हमारा प्रोग्राम होता है, एक छोटा सा प्रोग्राम, डीवर्मिंग का प्रोग्राम, कितना प्रोग्राम है? 40 करोड़ बच्चों को 3 दिन के अंदर डीवर्मिंग करते हैं। अब 40 करोड़ को सुनेगा तो ऐसे ही माथा चकरा जाएगा, लेकिन ये 40 करोड़ लोगों तक पहुंचाते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य विभाग की ताकत है, जिसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, हम जितना आपके बारे में कहें वो कम है। स्वास्थ्य के दृष्टि से भारत ने जितना काम किया है, और फिर मैं बोलता हूं क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है जब नेता समझता है कि हमारे लोग कितना काम कर रहे हैं, तो फर्क पड़ जाता है। इस बात को हमको समझना चाहिए।